यहां पर अगर पहले चरण में इतनी वोटिंग है, एक तो इसका असर बताइए, पहले चरण में इसकी वोटिंग होना ये किसके पक्ष में, आपका क्या आकलन है? और फिर दूसरे चरण के लिए अब यहां पर डर किसके लिए पैदा होता दिख रहा है? देखिए, जो ममता बनर्जी 2011 में आई थी और लेफ्ट के किले को ढहाया था, तब करीब उन्होंने 2.5% वोट का गेन किया था। लेफ्ट जो 2.5% का वोट जो है वो लगभग ज़्यादा बढ़ा था। इस बार एसआईआर से पहले 2024 की वोटर लिस्ट जो थी उसमें 7 करोड़ 66 लाख मतदाता थे। एसआईआर के बाद 6 करोड़ 75 लाख के करीब मतदाता रह गए। अब जैसे राजीव जी ने बताया, और ये अगर आंकड़ा देखें तो 11.88% के करीब जो है वोटर डिलीट हुए, जो कि शिफ्ट हो गए, मर गए, या फिर या जो भी वजह रही। अगर उसके हिसाब से देखें तो जो राजीव जी ने बताया था कि 82 से 84% के आसपास वोटिंग होती रही है। सिर्फ अगर हम बात कर दें तो 2006 में वोटिंग कम हुई थी, लेकिन 2001 में, माफ करिएगा, 75% के आसपास वोटिंग हुई थी पश्चिम बंगाल में। लेकिन उससे पहले या उससे बाद का डाटा देखेंगे तो 82% के आसपास वोटिंग रहती है। इस हिसाब से अगर वोटिंग ट्रेंड को देखा जाएगा तो जो अभी वोटिंग ट्रेंड हुई है, तो अगर 100 वोट पड़ते थे, 12 वोट हटा दीजिए, क्योंकि 11.88% वोट डिलीट हो गए, तो टोटल वोट जो परसेंटेज आ गया वो 88% आ गया। पिछली बार 82% हुआ था, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 92-93% का अपने आप ही आंकड़ा छू लेता है। दूसरी बात, महिलाएं, एक जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम है, अगर डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम की बात करेंगे तो 23 से लेके 26 तक अब तक 10 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, और जहां डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम का लाभ मिल रहा है लोगों को, वहां पर 9 राज्यों में ये स्कीम काम की है और 9 राज्यों में सरकार रिपीट हुई। एक ये डाटा भी है, ये आंकड़ा भी है। सिर्फ एक राज्य में ये स्कीम काम नहीं कर पाई जहां डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम हो रही है। आप बिहार की बात करेंगे, एसआईआर हुआ वहां पे और लगभग 11.25% वोट की बढ़ोतरी दर्ज की गई वोटिंग ट्रेंड में, और मतदान 11%, 11.25% के ज़्यादा हुआ, और वहां पर सरकार रिपीट करी। तो ये कहना कि और ये मिथ भी अब टूट चुका है सोशियोलॉजिस्ट का, कि जहां जहां पहले ये मिथ हुआ करता था कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी वोट माना जाता है और सरकार बदलने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर हम ये पिछले कुछ चुनावों की बात करें, और पिछले मतलब मैं 4-5 साल की बात नहीं कह रहा हूं, ये 10 साल के चुनावों की बात भी हम लोग कर लेंगे, तो इस तरीके के ये जो मिथ है वो अब टूट चुका है। अब ये कहना और ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, वोटिंग होती है वो बीजेपी के पक्ष में जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि शहरी मतदाता आमतौर पर नहीं निकलता और शहरी मतदाता को बीजेपी अपना कोर वोटर मानती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो इस स्थिति में ये मिथ एकदम गलत है, क्योंकि कलकत्ता जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर की बात कर लें तो टीएमसी का गढ़ है। जितने बड़े शहर हैं, तो उससे लगा हुआ बारासात है, बैरकपुर है, या फिर डायमंड हार्बर है, या जो तमाम बड़े शहर हैं उन सब में टीएमसी का जबरदस्त होल्ड है। और खास तौर से जब आप कलकत्ता से साउथ बंगाल की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। नॉर्थ बंगाल की अगर बात करें हम, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, ये सारा एरिया पे बीजेपी कहीं ना कहीं लीड लेती है। पिछली बार 55 सीटों में से 35 सीटें पाई थी। लेकिन साउथ बंगाल की तरफ जैसे सेंट्रल बंगाल यानी कि मालदा, मुर्शिदाबाद के बाद आगे बढ़ती है, वहां पर बीजेपी को टक्कर मिलती है, बीजेपी को टक्कर मिलती है टीएमसी से। बैरकपुर जैसी जो है, 24 परगना, नॉर्थ परगना, इन सब इलाकों में बीजेपी को जबरदस्त टक्कर मिलती है। और कई इलाके ऐसे हैं, साउथ बंगाल की कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी का संगठन के लेवल पर भी कमजोर है। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वो इस इलाके में भी पेनिट्रेट करेगी, जैसे उसने नॉर्थ बंगाल के इलाकों में किया है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी को अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो वो उसका लाभ उसको मिलेगा। ये कहना बहुत मुश्किल है फिलहाल अभी, क्योंकि ये ट्रेंड पश्चिम बंगाल में सेट नहीं बैठता है। अगर हम बात करें डायरेक्ट बेनिफिशियरी की, बात मैंने इसलिए उठाई क्योंकि महिलाओं की लाइनें कल हमने बहुत लंबी लंबी देखी। महिलाओं का प्रतिशत जो था वो 2021 के चुनाव में जो पुरुषों के मतदान से लगभग 2.4 ज्यादा था। ये एक अपने आप में इसलिए दर्शाता है क्योंकि महिलाओं ने वोट दिया, जो 1000 रुपये उन्हें मिलते थे, और जो अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं या फिर अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं उनको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते थे। इस बार 1500, 1700 कर दिया गया है। युवा साथी योजना शुरू की गई है। तो क्या वो फैक्टर भी काम किया है? तो इस पहलू को भी हमें गौर करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दूसरी बात, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर था कि उनका इस बार वोटर लिस्ट में नाम आ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मतदान नहीं किया तो उनका नाम इस बार अगली वोटर लिस्ट में कहीं कट ना जाए, कहीं उनको ये ना मान लिया जाए कि ये भी शिफ्टेड हो गए हैं। तो लोग दूर दराज के इलाकों से आए। कल मैं कई गांव में गया, गांव में लोग जो रोजगार के लिए पलायन करते हैं, मुंबई, दिल्ली, उड़ीसा या अन्य इंडस्ट्रियल शहरों में जहां जाते हैं, वहां से ट्रेनों में भर भर कर आए हैं।
एक हमें कल जेनजी मिली जो कि कॉलेज में पढ़ती हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। उनके कॉलेज में सारे बच्चे छुट्टी लेके अपने अपने घरों में गए जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे कि उनको वोट कास्ट करना है। तो इस तरीके का जो माहौल था वो देखने को मिला, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वोटिंग परसेंटेज को अब बढ़ाने के लिए। हालांकि ये 7% वोट अभी नहीं पड़ा है, और जैसे राजीव जी बता रहे थे कि एक बूथ पर उन्होंने दिखा कि 3 वोट नहीं पड़े हैं। कल मैंने ये खबर खुद की फरक्का के एक बूथ से, जहां पे डायलिसिस पे थे शख्स, जो एम्बुलेंस से आए, कोई ऑटो से आया और बीमार हैं, बेड रिटर्न हैं, वो आकर अपना वोट कास्ट कर रहे थे। इसलिए उनके मन में डर था कि अगर ये वोट कास्ट नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके बाद आने वाली जो उनकी पीढ़ियां हैं, उनके बच्चे हैं या उनके पोते हैं, उनके वोट ना कट जाएं। कल को आगे कोई एसआईआर होगा तो उनका वोट ना कट जाए। तो ये जो फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स ने भी इस वोटिंग परसेंटेज को आगे बढ़ाया है। इस सारे पहलुओं पर भी हमें नजर रखनी होगी।